हेलो स्टूडेंट, वेलकम हियर। सो ये क्विक रिवीजन सीरीज है जो कि आपके नीट एग्जाम के लिए, जेई एग्जाम के लिए, आइदर यू आर इन क्लास 11, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैंने एक चैप्टर के नोट्स बना दिए हैं, तो हमें ये नोट्स डिस्कस करने हैं। इसके अंदर इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इससे रिलेटेड अब आपके क्वेश्चंस भी आते हैं, फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आप बहुत ईजिली सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे मैंने सारे फॉर्मूलेज और सारे इसमें जो थियोरिटिकल इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे नोट बना करके लिख दी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले ये हमारा चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और इसे हम मोल कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, व्हाट इज मोल। मोल क्या है? तो बच्चों को ये पता होता है कि 1 मोल हमारा किसके इक्वल है। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज़। अब ये एंटिटीज़ क्या है? एंटिटीज़ का क्या मतलब है? एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयन। ठीक है, तो एक मोल के अंदर हमारे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर आयन हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको, आप अगर ये पढ़ रहे हो यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, इसे साथ साथ नोट करते रहना अपनी कॉपी के अंदर। अपनी ये कॉपी लेके बैठ जाओ और साथ साथ ये नोट कर लो, ताकि आप जब रिवाइज करोगे तो आप जल्दी से अपने वो नोट्स पढ़ लोगे और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज मोल? अ मोल इज एन अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस विच कंटेन एज मैनी एलिमेंट्री एंटिटीज, जो कि हमारी एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस हो सकती है। ये मैंने आपको इस फॉर्मूले से एक्सप्लेन कर दिया। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पे अब हमारे को कुछ फॉर्मूलेज डिस्कस करने हैं जो कि आपके जिनमें से जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन फॉर्मूला है हमारा मास परसेंटेज या फिर परसेंटेज बाय मास निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, वो निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन किसका सम होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। ठीक है, तो अगर हमारे को मास परसेंटेज निकालने हैं तो हम इसे कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कर दो और इंटू 100 कर दोगे तो आपका मास परसेंटेज जो है वो निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज। इसी तरीके से अगर निकालनी है तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट गिवन होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन होगा, इंटू 100 कर देंगे तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम परसेंटेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर मास भी है और वॉल्यूम है, इन दोनों का मिक्सचर यानी कि परसेंट मास बाय वॉल्यूम निकालना है, तो वहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो मास है ये हमारा मास ऑफ सॉल्यूट है, जिसे हम W से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखो, अब अगला फॉर्मूला है हमारा मोलैरिटी का, कि मोलैरिटी अगर हमारे को निकालनी है तो मोलैरिटी की डेफिनेशन भी आ जाती है कि मोलैरिटी क्या होती है। तो उससे भी आप इस फॉर्मूले से बहुत ईजिली एक्सपेरिमेंट कर लोगे कि मोलैरिटी हमारी है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है, मोल, लीटर इनवर्स है। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो ये क्वेश्चन आता है आपका कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में से कौन है जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और कौन नहीं करता। तो मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा वॉल्यूम है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसलिए मोलैरिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। आगे देखो, मोलैलिटी और मोलैरिटी में बहुत ही माइन्यूट सा फर्क है। आपको कुछ नहीं करना, ऊपर वाला फॉर्मूला जस्ट सेम रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर भी, यहाँ पे क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देखो, आप जिससे से पढ़ रहे हो ना, आपने चैप्टर पढ़ रखा होगा, तो आपको ऐसे पढ़ना है कि आपको ये पूरा लर्न होता चला जाए, साथ के साथ आपको दोबारा से देखने की जरूरत ही ना पड़े। तो इसे इस तरीके से लर्न करना, साथ साथ रिवाइज करते चलना। बहुत अच्छे से मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी कि आपको साथ साथ ये लर्न भी हो जाए। अब मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, मोल केजी इनवर्स। ठीक है, मोल केजी इनवर्स। अब यहाँ पे हमने ये मैंने आपको बता दिया कि मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे वॉल्यूम जैसी कोई टर्म नहीं है, यहाँ पे वॉल्यूम था और वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था, इसलिए मोलैलिटी तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, लेकिन मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। और आपको कैसे क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारा मोलैरिटी है इसे हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए आप क्या देखोगे, फॉर्मूलेस के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए यहाँ पे सॉरी, मोलैरिटी की जगह यहाँ पे मोलर भी लिखा हो सकता है कि इतने मोलर सॉल्यूशन, 3 मोलर सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है कि वो मोलैरिटी की बात कर रहा है। और अगर लिखा हुआ है मोलल, ठीक है, मोलर लिखा है तो इसका मतलब है वो उसकी मोलैलिटी की बात कर रहा है। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 2m, दैट इज़ 2 मोलर सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे वो उसकी मोलैलिटी की बात कर रहा है। तो मोलर और मोलल आपको दोनों ध्यान में रखने हैं। आगे चलते हैं। थर्ड इज नॉर्मेलिटी। तो मोलैरिटी पढ़ लिया, मोलैलिटी पढ़ लिया, थर्ड वन इज नॉर्मेलिटी। इसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, मोलैरिटी में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर तो यहाँ पर भी है। ठीक है, अब मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ रिलेट करके कि आपको ये लर्न हो जाए साथ साथ। अब यहाँ पे चेंज क्या है, जैसे वहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ
पे क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो इसे हाईलाइट कर लेना, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। अभी ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, इक्विवेलेंट मास हम किस तरीके से निकाल सकते हैं किसी एलिमेंट का। तो अगर हमारे को किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो उसका एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी कर दो तो आप उसका इक्विवेलेंट मास निकाल लोगे। तो यहाँ से जो आपने इक्विवेलेंट मास निकाला उसे आपको यहाँ पे पुट कर देना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है लीटर आपका गिवन होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी नॉर्मेलिटी निकल जाएगी। ये किसके लिए है, अगर हमारे को किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करना है। इसकी यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट हम यहाँ पे जो यूज़ करते हैं जी इक्विवेलेंट यानी कि जो भी उसका इक्विवेलेंट मास है, और लीटर इनवर्स, ठीक है। अब ये भी क्योंकि यहाँ पे देखो वॉल्यूम है तो ये भी हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो हमारा क्या हो गया, जो मोलैरिटी है और नॉर्मेलिटी दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, लेकिन मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। इतनी बात क्लियर है। आगे देखो रिलेशन बिटवीन, आई थिंक दिख रहा है ना, हाँ, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन है। आपको कोई एक टर्म गिवन है तो इसमें से आपको क्वेश्चंस जनरली आते हैं, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए मैंने पहले सारे न्यूमेरिकल लिख दिए हैं। मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व होंगे उनके फॉर्मुलेस लिख दिए हैं, फिर हमने यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट पे यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। तो जो मोलैरिटी है अगर आपको निकालनी है और आपको ये तीनों चीज़ें गिवन है, नॉर्मेलिटी, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ से आप उसकी मोलैरिटी निकाल सकते हो। और नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी अगर में रिलेशन है तो बस बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो यहाँ पे नॉर्मेलिटी अगर निकालनी है तो यहाँ पे आपका मोलैरिटी आ जाएगा, और ये वाला जो फॉर्मूला है जस्ट रिवर्स कर देना है आपको, मॉलिक्यूलर मास ऊपर चला जाएगा और इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट नीचे आ जाएगा। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। आगे देखो, अब मोलैलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन है। यहाँ पे तो आप मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में पढ़ रहे थे। अब आपको अगर मोलैलिटी निकालनी है और आपको मोलैरिटी गिवन है तो आप कैसे निकाल सकते हो। मोलैरिटी जो भी होगी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी आपको दे रखी होगी। डेंसिटी नहीं दे रखी है तो आपको वहाँ पर क्या दे रखा होगा, उसकी जगह डेंसिटी की जगह मास और वॉल्यूम दे रखा होगा। तो मास को डिवाइड करके वॉल्यूम से हम डेंसिटी निकाल लेंगे। यहाँ पे आपको पुट कर देना है माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्या निकल के आ जाएगा, मोलैरिटी निकल के आ जाएगी। अगला फार्मूला एंड ये लास्ट फार्मूला है, इसके बाद हमारे को थ्योरेटिकल पोर्शन जो है चैप्टर का वो डिस्कस करना है, ठीक है। तो जो मोल फ्रैक्शन है इसमें से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि अगर हमारे को सॉल्यूट्स के मोल गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारा सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है ना। तो यहाँ पे आपको दोनों के मोल्स लिख देने हैं और ऊपर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखना है। आपको ये इक्वेशन लर्न करनी है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू 1। तो ये पूछ लेते हैं कि ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और किस तरीके से, तो ये इक्वल टू 1 होता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे नॉर्मेलिटी रिलेशन है, यानी कि अगर आपको क्वेश्चन है उसके अंदर आपको 3 चीज़ें गिवन है और फोर्थ फाइंड आउट करनी है तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2, ये नॉर्मेलिटी और ये हमारा क्या है, वॉल्यूम है। इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो जो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला है ये हमारा किस में होता है, गिव सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ए गिवन कंपाउंड। यानी कि एम्पेरिकल फार्मूला हमारे को क्या बताता है कि एक इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स होंगे इन होल नंबर, यानी कि होल नंबर में हमारे को एटम्स आइडेंटिफाई होते हैं बाय द हेल्प ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये बताएगा हमारे को कि एक्चुअल नंबर कितने होंगे एटम्स के इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए गिवन कंपाउंड। तो बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे होल नंबर है और यहाँ पे एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है और यहाँ पे क्या है, होल नंबर ऑफ एटम्स है। इतना क्लियर हो गया। एक्चुअल और होल आप इसे मार्क कर लो, ठीक है। अगला देखो, जो हमारा अगर हमारे पास मास परसेंट गिवन है तो उससे हम एम्पेरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। मास परसेंट गिवन है तो उससे हम एम्पेरिकल फार्मूला निकाल लेंगे। अब ये जो क्वेश्चंस हैं वो जब हम क्वेश्चंस रेज करेंगे इस चैप्टर की तो वो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। और अगर हमारे को मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, मोलर मास अगर गिवन है तो उससे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब देखो, अगर आपसे पूछ लें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में आपस में क्या रिलेशन है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में क्या रिलेशन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। अब ये n क्या है, हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, यानी कि जो भी हमारा वो दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर उसका मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा उसका एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो ये हमारा मोलर मास, फॉर एग्जांपल जैसे NaCl है तो इसका मोलर मास और इसका एम्पेरिकल फार्मूला मास ये क्या है, हमारा n है। तो यहाँ पे जब हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो उससे हम n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला कर देंगे तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला वहाँ से निकाल सकते हैं। इतना समझ में आ गया। आगे देखो, अब हमें क्या पढ़ना है कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। लिमिटिंग रिएजेंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करवाने वाली हूँ। एक्यूरेसी
एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन में क्या डिफरेंस है वो भी हम पढ़ेंगे। तो देखो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि वो चीज़ जो कि किसी रिएक्शन को रोक दे, है ना, ऐसे समझ सकते हो। लिमिटिंग यानी कि उसने उस रिएक्शन को क्या कर दिया, रोक दिया। तो यहाँ पे देखो द लिमिटिंग रिएजेंट इज अ रिएक्टेंट विच गेट कम्प्लीटली कंज्यूम इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट वो होते हैं जो कि रिएक्शंस के अंदर, केमिकल रिएक्शन के अंदर कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाए अंडर कंसिडरेशन एंड हुज अमाउंट लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन अ रिएक्शन। समझ में आया, यानी कि वो सब्सटेंस, वो रिएक्टेंट जो कि रिएक्शन के अंदर कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएं और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसकी कंसंट्रेशन को लिमिट कर दें, यानी कि उसको और बनने ना दें, ऐसे रिएजेंट को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। इसे मैं एक एग्जांपल से भी समझा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 रिएक्टेंट हैं, एक हमारे पास 5 ग्राम है और दूसरा हमारे पास क्या है, 10 ग्राम है। तो अब यहाँ पे इसे ये जस्ट जनरल समझने के लिए, तो अब देखो यहाँ पे 5 ग्राम कम है और 10 ग्राम ज़्यादा है, तो जब हम रिएक्शन कराएंगे तो 5 ग्राम तो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, पर 10 ग्राम वाला जो सब्सटेंस है वो बचा रह जाएगा। तो यहाँ पे जो लिमिटिंग रिएजेंट का काम काउंट कर रहा होगा ये 5 ग्राम वाला सब्सटेंस। कितना क्लियर हो गया। अब लिमिटिंग रिएजेंट हमारा कहाँ पर यूज़फुल होता है, स्टिचियोमेट्रिक कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो वहाँ पर इसका यूज़ होता है। तो अगर MCQs के अंदर आ जाता है कि लिमिटिंग रिएजेंट हम कहाँ पर यूज़ करते हैं तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड इज देयरफॉर कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट। तो इसने क्या किया, प्रोडक्ट जो बना उसकी कंसंट्रेशन को लिमिट कर दिया, उससे बनने से रोक दिया, लिमिट कर दिया, तो इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है हमारी, यहाँ पे देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स की जनरली डेफिनेशंस तो नहीं पूछते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर को डिफाइन करो, बट अगर पूछ लेते हैं तो फिर भी मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। पर यहाँ पे क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, आपको यहाँ पे देखो डिजिट्स दिख रही होंगी, अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी तो किस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी इसके अंदर, वो क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। चलो अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं वो देख लो। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी, ठीक है। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजर फिजिकल क्वांटिटी इज द नंबर ऑफ डिजिट्स रिटर्न इंक्लूडिंग द लास्ट वन हुज वैल्यूज इज अनसर्टेन। अब ये क्या है, ये तो देखो एक डेफिनेशन हो गई सिग्निफिकेंट फिगर की, बट ये है क्या एक्चुअली में, वो अब आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा जब आप इसके क्वेश्चंस डिस्कस करोगे। तो यहाँ पे देखो रूल्स किस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 285 और आपसे पूछ लें कि इसमें कितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, तो हमें कैसे करना है, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, यानी कि जितनी भी हमारी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती हैं। तो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी, 3 सिग्निफिकेंट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जीरो डिजिट नहीं है, तो ये हमारे यहाँ पे आपसे कितनी हो गई, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगला पॉइंट है किस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को निकालेंगे। सेकंड, द जीरो प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि जो जीरो लेफ्ट में प्लेस होगा वो हमारा कैसा होगा, उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो 0.0042, तो जितनी भी ये जीरो हैं जो कि लेफ्ट साइड में प्लेस हैं इस डिजिट के, उन्हें हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये कितनी हो गई, सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लोगे, जब आप थर्ड रूल पढ़ोगे। और देखो थर्ड रूल क्या है हमारा, द जीरो प्लेस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। जितनी भी जीरो राइट साइड में प्लेस होंगी डेसिमल पॉइंट के, उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखो 0.400 है, तो यहाँ पे ये जो 2 जीरो है ये राइट साइड में प्लेस है इस डेसिमल के, तो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 3.005 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, ये आपको कैसे समझ में आएगा, इस वाले रूल से। द जीरो प्लेस बिटवीन द 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी कि जितनी भी जीरो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में होंगी उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखो कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं और ये 2 नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो इन्हें जीरो को भी हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, 1, 2, 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है और हमें किस तरीके से इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये कुछ लॉ है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो कि आपकी बुक के अंदर गिवन है। तो ये लॉस किसने दिए हैं, मैंने यहाँ पे बस वो डिस्कस किया है, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपको लॉ डिफाइन करना है। ये क्वेश्चन फिर भी आ सकता है कि ये लॉ किसने दिया है वो बताओ। तो यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया है, दैट इज फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये हमारा लेवोंशियर ने दिया है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्राउस्ट ने दिया है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जॉन डाल्टन ने दिया है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन रिक्टर ने दिया है। एंड गे-लेसैक लॉ, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि गे-लेसैक
एक्ट ने दिया है। अगर आपको इस लॉ की भी मतलब एक्सप्लेनेशन चाहिए कि लॉ का मतलब क्या है और किस तरीके से लॉ है ये, तो उसके लिए फिर मैं अलग से वीडियो बना दूँगी, आप कमेंट में मुझे बता देना। तो अगर आपका कमेंट आता है कि इस तरीके से आपको इसकी भी वीडियोज़ चाहिए तो वो हम अलग से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोलर मास क्या होता है। हमें मोलर मास हम जनरली यूज़ करते हैं मोलर मास, बट मोलर मास का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, यानी कि मास किसका, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का अगर हम ग्राम में निकालते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसका मोलर मास। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर है तो वाटर का मोलर मास हमारा कितना है, 18.02 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, मोलर मास होता है। इसे मैं एक बार और बता देती हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद आपको नहीं समझ में आया होगा। तो यहाँ पे सिंपल देखो, मोलर मास यानी कि 1 मोल का मास इन ग्राम, ठीक है, ऐसे समझ लो। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मास जब हम ग्राम में निकालते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसका मोलर मास कहते हैं। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, तो देखो अब ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिक है आपका इस केमिस्ट्री का और ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि बच्चे जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे तो आपसे पूछ लेते हैं बच्चे जनरली कि एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है या फिर मिक्सचर क्या होते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसके एक चार्ट फॉर्म कर दिया है। बहुत ही शॉर्टली आप इसे समझ जाओगे। सबसे पहले देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कर रहे हो तो मैटर क्या होता है, कोई भी चीज़ जिसका मास हो और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करे तो उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ये तो आई थिंक आपको पता ही होगा। और हमारा मैटर कितने टाइप्स का होता है ये भी हमें पता ही है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। और भी होते हैं बट हमारे को जनरली इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। अब मैटर जो है हमारा, इसे हमने 2 पार्ट में क्लासीफाई करा है, एक तो मिक्सचर और एक प्योर सब्सटेंस। अब मिक्सचर नाम से ही समझ में आ रहा है जिसमें 2 मिक्सचर, जैसे नमकीन के मिक्सचर आप इसे इस तरीके से रिलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो मिक्सचर वाली नमकीन होती हैं उसके अंदर देखो कितनी सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, मूंगफली और पता नहीं क्या क्या। तो मिक्सचर आप ऐसे समझ सकते हो कि जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ हो इन एनी रेशियो। नमकीन के अंदर ऐसा थोड़ी होता है कि एक मूंगफली है तो एक वो होगा, कुछ सेव वगैरह जो भी है। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, आप ऐसे समझो, मैं इसे पढ़ा रही हूँ इस तरीके से ताकि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आए पढ़ते टाइम। तो यहाँ पे मिक्सचर का मतलब क्या है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ हो इन एनी रेशियो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर। अब आप जब भी नमकीन देखोगे तो आपके दिमाग में मिक्सचर आएगा, ठीक है। प्योर सब्सटेंस, प्योर यहाँ पे देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि उसके अंदर एक ही चीज़ होगी। प्योर का नाम से समझ में आ रहा है प्योर सब्सटेंस। तो यहाँ पे क्या होती है, फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, ठीक है। यहाँ पे किसी भी रेशियो में हो सकती हैं चीज़ें, लेकिन यहाँ पे क्या होगी, फिक्स्ड कंपोजिशन होगी। एक और डिफरेंस हमारा मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस के बीच में कि हम जो मिक्सचर हैं उन्हें हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। अब फिजिकल मेथड्स हमारे क्या हैं, जैसे कि हमारा फिल्ट्रेशन हो गया, इस तरीके के जो मेथड्स होते हैं, क्रोमेटोग्राफी वगैरह, तो इन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं इस मिक्सचर को फिजिकल मेथड से। लेकिन प्योर सब्सटेंस को हम फिजिकल मेथड से, फिल्ट्रेशन वगैरह से सेपरेट नहीं कर सकते। इसे आप मार्क कर लेना। आगे चलते हैं। अब जो हमारा मिक्सचर है ये भी 2 टाइप का है और प्योर सब्सटेंस को भी हम 2 पार्ट्स में स्टडी करते हैं, दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड। अब यहाँ पे देखो, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। होमो नाम से समझ में आना चाहिए सेम, और हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो होमो का मतलब है जिसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, एक जैसी कंपोजिशन पूरे सॉल्यूशन के अंदर रहे, तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगी तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। और यहाँ पे बहुत ही फेमस एग्जांपल आपको पता भी होगा, शुगर सॉल्यूशन हमारा क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। शुगर सॉल्यूशन के अंदर जैसे हमने ये वाटर है उसके अंदर हमने शुगर को डिसॉल्व कर दिया, तो जो शुगर सॉल्यूशन बनता है उसके अंदर वाटर और जो शुगर है उसका पूरा कंपोजिशन यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया, होमोजीनियस। और नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन हमारी किस में होती है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर। जैसे कि पल्सेस के अंदर डर्ट होती है तो वो हमारा क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो यानी कि डिफरेंट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। आगे देखो, अब हमारा एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। तो एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, एलिमेंट में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स। एलिमेंट यानी कि ई से याद कर लो कि इसमें एक तरीके के ही पार्टिकल्स होते हैं। अब ये जो एक तरीके के पार्टिकल्स हैं इसका क्या मतलब है, या तो एक, अब ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं ये 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो एटम हो सकते हैं यहाँ पर, या फिर हम मॉलिक्यूल्स कंसीडर करते हैं। तो एक तरीके के पार्टिकल्स का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो एक तरीके के पार्टिकल्स हैं, तो ये हमारे एलिमेंट के अंदर आते हैं। इसके अलावा मॉलिक्यूल्स भी होंगे लेकिन एक ही जैसे होंगे। मॉलिक्यूल्स में जो दोनों एटम्स हैं वो सेम होंगे। जैसे ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन के एटम है तो सेम है ना यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या है, 1 टाइप ऑफ पार्टिकल ही होंगे एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है। 1 टाइप आपको ध्यान रखना है बस यहाँ पर कि 1 टाइप पार्टिकल्स होंगे। हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 H हो गए, तो दोनों एक ही जैसे हैं, इसलिए यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, 1 टाइप ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है,
कंपाउंड यानी कि जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स हों ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा एटम यानी कि अलग अलग एटम्स होंगे उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट के। फॉर एग्जांपल देखो H2O है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 डिफरेंट तरीके के एटम्स हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन, तो डिफरेंट एलिमेंट्स। इस तरीके से CO2, तो ये हमारे किसके एग्जाम्पल हो गए, कंपाउंड्स के। तो आपको क्या लर्न करना है बेसिकली कि एलिमेंट में एक तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, अब वो एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, लेकिन एक ही तरीके के होंगे। लेकिन कंपाउंड्स में क्या होता है, 2 डिफरेंट तरीके के, 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट तरीके के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब हमें क्या पढ़ना है कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है, देन प्रिसीशन और एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस है, उसके बाद आपका जस्ट ये चैप्टर एंड होने वाला है। तो मास और वेट में क्या डिफरेंस है, मास क्या होता है हमारा, द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, यानी कि कितने अमाउंट में मैटर प्रेजेंट है वो उसका क्या होगा, मास। और वेट क्या होता है कि कितनी ग्रेविटी उस पर फोर्स लगा रही है ऑब्जेक्ट पे, वो उसका क्या होता है, वेट। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट। आई थिंक इतना क्लियर है। ये तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। और मास हमेशा क्या होता है, कॉन्स्टेंट, लेकिन अब ग्रेविटी जैसे जैसे वेरी करेगी तो वेट भी हमारा वेरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। अब मास कैसा होता है, कैन नॉट बी जीरो, मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन अगर ग्रेविटी जीरो हो जाए तो हमारा वेट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये तो आपको डिफरेंस लर्न करना है। और जो हमारा एनालिटिकल बैलेंस है उसको हम यूज़ करते हैं मास को मेज़र करने के लिए। तो ये अगर न्यूमेरिकल्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाता है तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब देखो प्रिसीशन हमारा क्या होता है, इट रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ द वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी, यानी कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उसके अंदर हमने 3 मेजरमेंट की। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1, 2 एंड 3, 3 वैल्यूज़ आई और यहाँ पे इन वैल्यूज़ में आपस में कितनी क्लोजनेस है वो उसका क्या होता है, प्रिसीशन। और इन वैल्यू का ट्रू वैल्यू से कितना क्लोजनेस है, फॉर एग्जांपल जो हमारा एक्चुअल में रिजल्ट है वो हमारे पास क्या है, 2.1 है, ठीक है। और जो हमने एक्सपेरिमेंट के थ्रू मेज़र की वैल्यू वो 1, 2, 3 आई। तो अब इन वैल्यूज़ का ट्रू वैल्यू से कितना क्लोजनेस है वो उसकी क्या होती है, एक्यूरेसी। तो द एक्सटेंट टू विच एन एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यूज क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, एक वैल्यू कितनी क्लोज है ट्रू वैल्यू के, वो उसकी क्या होती है, एक्यूरेसी होती है। तो यहाँ पे अगर आपको ये 3 वैल्यूज़ गिवन है और आपसे पूछ लें इसमें एक्यूरेसी कौन सी वाली शो कर रही होगी, तो हमारी जो ट्रू वैल्यू है वो 2.1 है, तो एक्यूरेसी कौन शो कर रहा होगा, 2 शो कर रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रिसीशन को हम कैसे बताएंगे कि प्रिसीशन अगर हमने निकालना है तो इसे भी बता दूँ। फॉर एग्जांपल ये है जैसे 1.01 है और 1.02 है और एक दे रखा है 2, तो अब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में क्लोज दिख रही है ना आपको, तो ये क्या हो गया, प्रिसीशन। यानी कि समझ में आया होगा कि हमने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के टाइम पर जो मेजर वैल्यू है उनमें आपस में कितनी क्लोजनेस है वो हमारा प्रिसीशन होता है, और ट्रू वैल्यू से वो वैल्यू कितनी क्लोज है वो उसका क्या होता है, एक्यूरेसी। आई थिंक इतना क्लियर है। टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट यूज़ करते हैं, ये तीनों स्केल यूज़ करते हैं। तो अगर हमारे को सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है और फ़ारेनहीट में निकालना है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, और अगर सेल्सियस में गिवन है और केल्विन में निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। केल्विन में हमारा जो है नेगेटिव टेम्परेचर नॉट पॉसिबल और सेल्सियस के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ पॉसिबल, ठीक है। अब यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर पूछ लेते हैं, या फिर आपके 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी, तो कैंडला। इसके अलावा सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल हम कैंसर में यूज़ करते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट में, और एजिडोथाइमिडीन AZT, ठीक है, इसे हम एड्स के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये यूज़फुल लगा है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसी लगी, तभी हम नेक्स्ट वीडियो फॉर्म करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर वाइज वीडियो क्विक रिवीजन की। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी है तो आपको कमेंट करना है, मुझे बताना है। अगर कमेंट में मुझे पता चलता है कि आपको हाँ ये यूज़फुल लग रही है और आप कंटिन्यू करवाना है क्विक रिवीजन सीरीज़ को, डिफरेंट चैप्टर की 11th और क्लास 12 की, तो मुझे बताना। अगर आपको कमेंट्स आते हैं तो फिर हम इसका नेक्स्ट चैप्टर भी इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू एंड बाय बाय।